गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज है 20 जुलाई, तो डिस्कस करेंगे 20 जुलाई के करंट अफेयर। और उसके भी पहले जो मॉर्निंग का थॉट है वो देखते हैं क्या है हमारे पास, और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग का थॉट है, गौतम बुद्ध जी का कथन है कि आपने चाहे कितने भी वर्ड सीख लिए हैं, कितने भी पवित्र शब्द आपने सीख लिए हैं, उसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन जब तक उन शब्दों पर, उन विचारों पर आप अमल नहीं करते हैं, तब तक उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि गौतम बुद्ध जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में जो भी हम अच्छे विचार सुने, समझें, तो उसको अपने जीवन में अपनाएं ज़रूर, क्योंकि बिना अपनाने से उस विचार की और उस थॉट की और उस शब्द की कोई महत्वता नहीं रह जाती है। तो गौतम बुद्ध जी को याद करेंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मून डे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको साइंस एक्सप्लोरेशन डे के रूप में भी हम जानते हैं, यानी विज्ञान अन्वेषण डे के रूप में भी हम जानते हैं। ओके। अच्छा देखो, इसको 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि हमें इस डे के बारे में हमें हमेशा याद रहे। आप सबको अच्छे से पता है कि नील आर्मस्ट्रांग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। तो वो 20 जुलाई का दिन था। कब था? 20 जुलाई का ही दिन था 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग जो है कमांडर के रूप में, वो पूरी एक टीम गई थी जिसमें 3 लोग शामिल थे, है ना। तो उसके कमांडर कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। और उन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे थे। तो उस याद में, उस दिन को याद में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 9 दिसंबर 2021 को ये डिसाइड किया गया था कि हर साल हम 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस या इंटरनेशनल मून डे, या फिर हम इसको साइंस एक्सप्लोरेशन डे के रूप में भी जानते हैं, मनाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो 3 लोगों की टीम थी उसमें कौन कौन लोग थे तो देख लेते हैं। तो देखिए, माइकल कोलिंस थे, ठीक है। और इसके अलावा उसके जो पायलट थे, जो अंतरिक्ष यान गया था उसके जो पायलट थे वो कौन थे? तो एल्ड्रिन थे, और साथ में उसके कमांडर थे नील आर्मस्ट्रांग। और अंतरिक्ष उड़ान का क्या नाम रखा गया था? तो अपोलो 11। क्या नाम रखा गया था? अपोलो 11। तो आई होप कि आपने अच्छे से ये बात समझ ली होगी कि हम 20 जुलाई को ही क्यों इंटरनेशनल मून डे या फिर साइंस एक्सप्लोरेशन डे मनाते हैं। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बात कर रहे हैं विश्व शतरंज दिवस के बारे में, यानी वर्ल्ड चेस डे के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गेम है इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी। तो लगभग 1500 साल पहले भारत में ही इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। और भारत में इसको चतुरंगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत में चतुरंगा कहा जाता था। ठीक है। अच्छा, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन ही, ये जो दिन है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना करी गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना करी गई थी 20 जुलाई को ही, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये डिसाइड किया गया 12 दिसंबर 2019 को कि ये जो दिन हम मनाएंगे, वर्ल्ड चेस डे, हम 20 जुलाई को ही मनाएंगे। ओके, क्लियर? जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि मैंने आपको बता दिया कि 1500 साल पहले भारत में स्टार्ट किया गया था। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी पेरिस में, कब हुई थी? 1924 में। 1924 में हुई थी पेरिस में। तो उसी समय को याद करते हुए 20 जुलाई को हम वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं। अच्छा, भारत के बाद ये धीरे धीरे अरब में गया, अरब के बाद ये यूरोप में ये जो गेम है ये फैल गया, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में जो शतरंज है, जो चेस है, वो फैल गया। मतलब एक गेम के रूप में इसकी जो प्रसिद्धि है वो हो गई थी। क्लियर? ये नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, दिल्ली में विज्ञान भवन है, हम सबको अच्छे से पता है। ठीक है, हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नई दिल्ली में ही विज्ञान भवन में 18 जुलाई को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए गए हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो भूमि सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि सन 2008 में, है ना, जो पंचायती राज मंत्रालय था उसके तहत जो हमारे देश में जितनी भी ज़मीनें हैं उसके लिए, उसको कंप्यूटरीकरण करने के लिए, उसका जो है
डिजिटली उसको एक डेटा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए मैप है, जो भी जैसे जो जहाँ की भी ज़मीन है वहाँ का मैप, साथ में ही पूरा उसका डेटा, उसको डिजिटली फॉर्म में लाने के लिए एक योजना स्टार्ट करी गई थी। इस योजना का नाम क्या था? तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, या डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ओके, इसका नाम रखा गया था। और इसके तहत ही सम्मानित किया जा रहा है उन स्टेट को, उन उन स्टेट के उन सेक्रेटरीज को, या फिर उन डीएम्स को, डीएम मतलब कि जिलाधिकारी को या जिले को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने इस क्षेत्र में विशेष काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भूमि सम्मान 2023 क्या है और क्यों दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि किसे दिया गया है। तो दिया किसे गया है? तो देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है उड़ीसा, है ना। उड़ीसा के 19 जिलों को, कितने जिलों को? 19 जिलों को, और 19 जिलों के लगभग 57 जो ऑफिसर्स थे उनको भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया है। और सेकंड नंबर पे जो हमारा स्टेट है वो एमपी है। एमपी के 15 जिलों को और लगभग 15 जिले के लगभग 35 अधिकारियों को, ऑफिसर्स को ये सम्मान दिया गया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर? देखो, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो प्रोग्राम चलाया गया 2008 में, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य सबसे पहले ये है कि जो अब जैसा कि हम सबको पता है कि डॉक्यूमेंट सेफ रहेगा अगर डिजिटली उसको, या उसका जो मैप है, ज़मीन का जो मैप है उसको डिजिटली अगर उसको सेव कर लिया जाए, है ना। तो इस तरीके से लंबे टाइम तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। अगर न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है तो वहाँ पर भी उपलब्धता हो सकती है। हम सबको अच्छे से पता है कि ज़मीन के मालिक बदलते रहते हैं, यानी कि पिता से पुत्र को, या उनके उनके जो जिस भी परिवार के मेंबर को जाता है, तो ये सारा जो काम है ये इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, है ना। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके। अच्छा, इससे लाभ क्या होगा? तो लाभ वही होगा, लाभ का मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो भी विवाद होंगे उसको सुलझाया जा सकता है, अगर ज़मीन को लेके कोई विवाद हो रहा है तो। साथ में ही अगर कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है तो उसके तहत भी फ़ायदा हो सकता है। कोई भी अगर आपदा आती है, बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है, या किस तरीके का भूकंप आ रहा है, या किसी भी तरीके की आपदाएं आ रही हैं, तो उस समय भी अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो उसके अनुसार न्यायालय में जाकर या हम जस्टिस की मांग कर सकते हैं। तो इन सब बातों को देखकर इसकी जो उपयोगिता है हमें अच्छे से समझ में आ रही होगी। साथ में ही भूमि पार्सल पहचान संख्या भी दिया जाएगा। जैसे कि हमें आधार नंबर दिया जाता है। आधार नंबर क्या है? आधार नंबर से हमें, हम भारत के नागरिक हैं और हमारा एक नंबर है, हमारे उस नंबर से हमारी पहचान है। उसी तरीके से अगर आप जमीन के स्वामी हैं तो आपको, यानी कि आप जमीन के मालिक हैं, तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, और उस नंबर का नाम क्या है? तो भूमि पार्सल पहचान संख्या। और इस संख्या के तहत आप जो है आराम से डिजिटली आपका जो भी डेटा है वो उपलब्ध हो जाएगा आपके लिए। ट्रांसपेरेंसी होगी, और जिस जिस भी तरीके की आप सुविधा चाहते हैं उस तरीके की सारी सुविधाएं इस भूमि पार्सल पहचान संख्या से आपको मिल सकती है। इवन जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं राज्य सरकार के द्वारा, या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा, तो इसके तहत भी कई सारे जो समस्याएं हैं उनका निपटारा किया जा सकता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके, देखो। अच्छा, ये जो स्कीम चलाई गई है, ठीक है, स्कीम चलाई गई है, इस स्कीम के तहत डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस स्कीम के तहत हमारे देश के कुछ स्टेट, जैसे कि उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आप देख रहे हो, बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, तो ये ऐसे स्टेट हैं जिनको सम्मानित किया गया है। और जिसमें फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? तो उड़ीसा है, और सेकंड नंबर पे है एमपी, यानी मध्य प्रदेश। ओके। अच्छा, सारी हमने बात कर ली, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, और मेन कंपोनेंट्स क्या है, यानी कि किस कंपोनेंट्स के माध्यम से हम ये जो डेटा है वो सेव रख सकते हैं, इसके बारे में भी हमने अच्छे से बात कर लिया। हमने इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लिया। और लैंड पार्सल जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। ओके, क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करी है। रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है? रिपोर्ट यह है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को थोड़ा समझते हैं क्या बताना चाह रहा है नीति आयोग। ओके,
नीति आयोग कह रहा है कि जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसकी समीक्षा करी गई और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2015-16 और 2019 और 21 के बीच में, ठीक है, यानी 2015 से लेकर 2021 के बीच में जो भारत में गरीबी का आंकड़ा है वो कम हुआ है ना। और कितना कम हुआ है तो देखो 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं इन 5 वर्षों में जिन्होंने अपने आप को खुद जो है मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उससे अपने आप को निकाला है। ये रिपोर्ट दी गई है नीति आयोग के द्वारा। ओके, और इस रिपोर्ट का नाम क्या है तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023, यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023। ओके, क्लियर। अब इसमें क्या है देखो, इन 5 सालों में ये बोला गया है कि जो 15-16 में जो गरीबी का प्रतिशत था वो कितना था तो 24.85% था। ओके, और 2019 और 21 में क्या हुआ तो ये कितना हो गया था तो 14.96% हो गया था। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो गरीबी की दर 15-16 में 32.59 यानी 32.59% थी, वो क्या हो गई, वो कम होकर 19.28% हो गई है। यानी कि 32.59 से आप देख रहे हैं 19.28% हो गई है। ऐसी रिपोर्ट दी गई है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। इस रिपोर्ट का नाम क्या है तो इस रिपोर्ट का नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023। ओके, अच्छा देखो, ये जो रिपोर्ट दी गई है इसमें जो डायमेंशनल गरीबी के बारे में बात की गई है तो इसमें कई सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें पोषण भी है, बाल और किशोर जो मृत्यु दर है उसको भी शामिल किया गया है, मातृ स्वास्थ्य शिक्षा को भी शामिल किया गया है, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच को भी शामिल किया गया है और वित्तीय समावेशन को भी शामिल किया गया है। यानी इन सभी तरीकों से ये बात कही गई है, ये रिपोर्ट पेश करी गई है नीति आयोग के द्वारा। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि इसकी वजह से यानी जो ये गरीबी की रेट कम हुई है यानी कि 32.59% से 19.28% हुई है, तो इसकी वजह से जो एसडीजी टारगेट है 1.2, एसडीजी टारगेट 1.2 को 2030 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। ओके, नीति आयोग के बारे में बात करेंगे तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हम सबको अच्छे से पता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। कब, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ओके, इस भारत सरकार के जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका संस्थापक कौन है तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, और ये क्या करता है तो एक पूरे भारत के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी पॉलिसीज बनाता है पूरे भारत के लिए कि किस तरीके से हमें अगले 5 सालों में काम करना है। जब कोई सरकार बनती है तो फिर उसके ऊपर काम करता है। ओके, क्लियर। देखिए, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, जैसा कि अभी हमने नीति आयोग के बारे में पढ़ा है किसे कहते हैं, क्या काम करता है। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क जारी करा गया है। TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क जारी किया गया है। इसका फुल फॉर्म देखते क्या है तो टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स, जिसको TCRM मैट्रिक्स कहा जा रहा है, इसका फ्रेमवर्क जारी किया गया है प्रमोट करने के लिए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे देश में। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या है ये। तो देखो, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रमोट करने के लिए इनोवेशन मतलब न्यू आइडियाज़ को और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत स्पेशली जो हमारे देश के में व्यापार हो रहा है, उद्योग जो काम कर रहे हैं उनका, उन्होंने उन्होंने पिछला जो भी काम किया है, ठीक है ना, तो उसको इस फ्रेमवर्क के तहत उसके ऐतिहासिक विकास को दिखाने का काम किया गया है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, इसके लिए जो भी कुछ क्राइटेरिया है जो डिसाइड किए गए हैं और उस क्राइटेरिया के तहत ही जो ये TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क है इसकी शुरुआत करी गई है।
जिससे कि आने वाले समय में व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि भारत का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो और ग्रो कर सके। क्लियर? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जैसा कि नीति आयोग के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है। अच्छा, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष को भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। और इसमें जो भी परिषद है, इस परिषद के लिए यानी जो भी काउंसिल है, इस काउंसिल के लिए जो भी सदस्यों की नियुक्ति है, उसमें प्रधानमंत्री की का जो विचार है, उनकी जो सहमति है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। ये बात समझ लीजिएगा। बाकी वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि इस कंपोजिशन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और नियुक्ति कैसे करी जाती है। ओके, देखो, नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी करा गया है, जिसको ईपीआई कह रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी करा गया है 2022 के लिए नीति आयोग के द्वारा। अच्छा, ये किसके लिए जारी करा गया है? तो भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके लिए। इसका उद्देश्य क्या है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए देने के साथ में जो भारत में एक्सपोर्ट है, भारत में जो निर्यात है, उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, और इसके लिए इंडेक्स जारी करा गया है। और इंडेक्स में रैंकिंग दी गई है हमारे देश के जो स्टेट हैं और हमारे देश के जो यूटीज हैं उनको। क्लियर? बात समझ में आ गया? और देखो, इस इंडेक्स के माध्यम से ये कोशिश करी गई है कि किसी भी स्टेट की जो स्ट्रेंथ है उसको भी बताया जाए, और जो उनकी वीकनेस है, जो उनकी कमजोरियां हैं, उस पर भी फोकस किया जाए। तो इस उद्देश्य के साथ में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी करा गया है नीति आयोग के द्वारा। ओके। अच्छा, इसके 4 स्तंभ हैं। वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो नीति स्तंभ, बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन। और इसके अलावा इसके 10 उप स्तंभ भी हैं जो आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेशन है, कनेक्टिविटी के बारे में बात की गई है, जो पॉलिसी किस तरीके की है, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो किस तरीके का है। तो ये पॉलिसी पिलर, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, ये तो 4 मेन है, और इसके अलावा 10 ऐसे उप स्तंभ हैं, यानी सब पिलर्स भी डिसाइड किए गए हैं नीति आयोग के द्वारा, और इसके तहत ही राज्यों को और यूटीज को रैंकिंग दी गई है। अच्छा, इस रैंकिंग में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु नंबर फर्स्ट पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, फिर गुजरात है, फिर हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। ठीक है, जिसमें से टॉप 5 कौन से हैं? तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात। ओके, देखो, हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो 17 जुलाई को हमारे भारतीय नौसेना के 2 जहाज हैं, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता। ठीक है, तो ये दोनों जा रहे हैं इंडोनेशियाई नौसैनिक बलों के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास करने के लिए। यानी ये इंडोनेशियन नेवल फोर्सेस के साथ ये क्या करेंगे? बाईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज करेंगे। हमारे देश के 2 जहाज हैं इंडियन नेवी के, जिनका नाम है आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता। क्लियर? बात समझ में आ गई? और साथ में ही जो वहाँ का एमपीएक्स है उसमें भी भाग लेंगे, इंडोनेशियाई नौसेना के साथ में समुद्र में समुद्री साझेदारी अभ्यास, जिसको हम एमपीएक्स कहते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों जो जहाज हैं वो कहाँ पर बनाए गए? तो मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाए गए हैं, वहाँ पर ये बनाए गए हैं। आईएनएस सह्याद्री प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया गया है, और एक जो इंडिजीनियसली यानी कि स्वदेश में निर्मित, स्वदेश में डिजाइन किया हुआ जहाज है, जिसको तीसरा स्टिल्थ युद्धपोत कहते हैं। और आईएनएस कोलकाता प्रोजेक्ट 15A के तहत बनाया गया है, ये भी स्वदेश में ही बनाया गया, यानी भारत में ही पूरी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, और ये स्टिल्थ विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। ओके, यानी हमने यहाँ पर बात कर ली किसके बारे में? आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता के बारे में, जो इंडोनेशिया गए हैं इंडोनेशिया नौसैनिक बलों के साथ में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के लिए, मैरीटाइम बाईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज के लिए। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं हेंडले पासपोर्ट इंडेक्स। हम सब ने ज़रूर हेंडले पासपोर्ट इंडेक्स का नाम सुना होगा। तो इस बार हेंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी करा गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर आता है फर्स्ट नंबर पे।
और जिस व्यक्ति के पास सिंगापुर का पासपोर्ट होगा वो दुनिया के 227 जगहों पर जा सकता है, और 227 जगहों में से 192 ऐसी जगह होंगी जहां पर वो वीजा मुक्त जा सकता है, यानी बिना वीजा के जा सकता है, बिना वीजा के पहुंच सकता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जर्मनी, इटली और स्पेन आते हैं, और इनके जो पासपोर्ट है वो 190 देशों के लिए है जहां पर ये वीजा मुक्त जा सकते हैं, मतलब कि विदाउट वीजा के जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान और दक्षिण कोरिया, लग्जमबर्ग और स्वीडन। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि जापान अभी तक नंबर फर्स्ट पे था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, लेकिन अब जापान की स्थिति नंबर थर्ड पे आ गई है। ओके, अगर भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत को रैंक दी गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 18, क्या नंबर दी गई है, 80th नंबर दी गई है। और पहले भारत की जो रैंकिंग थी वो क्या थी, तो 85 थी, यानी कि एक साल के अंदर लगभग 5 प्लेस की, जो 5 प्लेस की है, इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो ये 100th नंबर पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ओके, क्लियर। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो इसको लगभग 20 साल पहले, यानी कि लगभग 20 साल पहले इसको हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन, इनके द्वारा पेश किया गया था। और ये स्पेशली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसके द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं उसके आधार पर रैंकिंग प्रदान करने का काम करता है। हमने बात कर ली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। ओके, देखिए, भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने के लिए, इन तीनों देशों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 1360 किलोमीटर या 845 मील को कवर करते हुए एक परियोजना बनाई गई, एक राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। इसके बारे में पहली बार बात करी गई थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 2002 में, तो ये एक प्रस्ताव उन्होंने रखा था और इस पर काम होना स्टार्ट हुआ था 2012 में। ठीक है, साथ में मैं आपको बता दूं कि ये कैसे जुड़ेगा। तो सबसे पहले कि मणिपुर में एक जगह है मेरो, ठीक है, तो यहाँ से काम शुरू हुआ है। तो मणिपुर में मेरो से स्टार्ट होकर म्यांमार तक जाएगा, फिर म्यांमार के थाईलैंड में माई सॉट पर ये समाप्त हो जाएगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग 69, मतलब ये जो पूरी सड़क परियोजना है, राजमार्ग का निर्माण तो किया जाएगा ही, साथ में ही इस पर लगभग 69 जो पुल हैं, ब्रिज हैं, उसका भी निर्माण शामिल किया गया है। ओके, तो हमने यहाँ पर बात कर ली भारत, म्यांमार, थाईलैंड के बीच में जो राजमार्ग बन रहा है और कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है उसके बारे में। आइए थाईलैंड को समझते हैं। तो थाईलैंड को सियाम भी कहते थे पहले, तो आप ये जान लीजिए। ठीक है, और अगर आप इसकी स्थिति को देखना चाहते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया का मैप आप देखिए, वहां पर इंडो चाइनीज प्रायद्वीप है ना, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। साथ में ही अगर थाईलैंड के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक है। जो यहाँ की लैंग्वेज है वो थाई है। सम्राट कौन है, तो वजीरा लोंगकोर्न है, जिनको राम एक्स भी कहते हैं, और प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा हैं। ओके, क्लियर। आइए म्यांमार के बारे में देखते हैं। तो म्यांमार की सीमाएं जैसा कि आप सबको पता है कि भारत से भी लगती हैं। राजधानी नेपिडा है, राजभाषा यहाँ पर बर्मी है, राष्ट्रपति माइंट स्वे हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो मिन ऑन्ग ह्लाइंग। ओके, क्लियर। आइए बात करते हैं राजस्थान के बारे में। देखो, राजस्थान में बूंदी डिस्ट्रिक्ट है। बूंदी डिस्ट्रिक्ट में आपको रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक बाघिन है जिसका नाम है T102, ठीक है, और एक बाघ है जिसका नाम है T115। ठीक है, तो इन दोनों से 3 बच्चे हुए हैं, 3 जो टाइगर कब हैं वो हुए हैं, और इनका नाम क्या है, अरे सॉरी, 3 जो टाइगर कब हैं वो हुए हैं, और यही न्यूज़ है। मतलब अब इस रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में जो बाघ हैं उनकी संख्या 5 हो गई है, जिसमें T102 बाघिन है, T115 कौन है, बाघ है, और इनके 3 बच्चे हैं। 2020 में भी बाघिन ने 4 बच्चे दिए थे, लेकिन जंगली जानवरों ने और नर बाघ ने उसको मार डाला था, और इसकी वजह से इसको शिफ्ट करने के ऊपर भी बात की जा रही है। इस बाघिन को और बच्चे को शिफ्ट किया जाएगा दूसरी जगह पर, या ऐसा कोई जो सुरक्षित प्लेस है वहां पर इनको रखने की बात की जा रही है। ओके, क्लियर। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो इसको 5 जुलाई 2021 को, 5 जुलाई तो 2021 को बाघ अभ्यारण्य के रूप में नॉमिनेट किया गया था। सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई थी राजस्थान वन्य पशु और पक्षी संरक्षण अधिनियम के
तहत 1951 के तहत। ओके, और कब ऐसा किया गया था? तो 1982 में। कब किया गया था? 1982 में। राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप इसका एरिया देखना चाहेंगे तो चार 481.9 वर्ग किलोमीटर, और बफर एरिया क्या है? तो 1019.98 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चंबल नदी की सहायक नदी है मेज नदी, वहां पर आपको बूंदी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। और मतलब कि जो चंबल नदी की सहायक नदी है मेज नदी, वहीं पर आपको रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भी देखने को मिल जाएगा। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बारे में, जहां पर बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो 5 हो गई है। ओके, इस सेशन में इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ, नए न्यूज़ के साथ में, और नए जो हमारे पास कंटेंट है, मटेरियल है, उसके साथ में। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, चैनल पर लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब अच्छे से मेहनत करते रहिए, और खूब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन को जीते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।